नमस्कार, प्रणाम। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप एक अभी आपने कल न्यूज़ सुना होगा कि हमारे अखिलेश जी जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रह चुके हैं, वो कल ममता जी से मुलाकात करने गए थे। हालांकि ये बहुत बड़ी बात है और एक मैं कहता हूँ बहुत गंभीरता वाली बात है, और ये जिस तरीके से उनकी हार हुई है, तो हारे हुए व्यक्ति से भी कुछ सीखना पड़ता है और लोग सीखते ही हैं। तो शायद दो बातें हो सकती है, या तो अखिलेश जी सीखने गए होंगे कि आप क्यों हारे हो, या तो कहने गए होंगे कि भाई क्या हो गया, या तो ये एड्रेस करने गए होंगे कि भाई देखो, कोई ममता जी को पूछने नहीं गया अन्य पार्टी, और मैं जा रहा हूं। और एक बात और, आज के परिदृश्य में देखा जाए तो विपक्षियों पार्टियों में सबसे युवा नेता कौन है? वो है अखिलेश यादव। इसके लिए अब जो सेंट्रल राजनीति जो है, मुझे लगता है उस चक्कर में वो मुलाकात करने के लिए ममता जी से गए थे कि अब आपका तो कुछ होगा नहीं, अब आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। तो आगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से मिलकर जब अखिलेश जी आए हैं कल, इस मुलाकात को लेकर देश की राजनीति में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई इसे विपक्षी एकता बता रहा है, कोई इसे डर की राजनीति कर रहा है, तो कोई इसे भविष्य की तैयारी मान रहा है। हालांकि आप सब ज्यादा समझदार हैं, जानते हैं। लेकिन आखिर इस मुलाकात के पीछे की असली राजनीतिक संदेश क्या है, आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, 2024 के बाद में जो है राजनीति बहुत बदली है, क्योंकि भाजपा जो कभी 300 पार थी, वो 240 पे अटक गई। अगर भारतीय राजनीति के ध्यान से समझा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, तब विपक्ष की पूरी कोशिश थी कि नीतीश कुमार जी को अपने साथ रखा जाए, लेकिन बाद में नीतीश कुमार फिर एनडीए में चले गए और विपक्ष का पूरा संतुलन बदल गया। इसके बाद विपक्ष में नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हुई और ममता बनर्जी का नाम प्रमुखता से सामने आने लगा। कारण साफ था, उनके पास मजबूत राज्य सरकार थी, सांसदों की अच्छी खासी संख्या थी और भाजपा के खिलाफ लड़ने की छवि भी थी। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गईं। भाजपा की जीत ने विपक्षी राजनीति को झटका दिया है। झटका छोड़ा नहीं दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया। ऐसे में अखिलेश यादव की यह मुलाकात साधारण नहीं मानी जा सकती। दूसरी बात है, क्या अखिलेश राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका चाहते हैं? हर व्यक्ति चाहता है और चाहना भी चाहिए। अगर आज क्षेत्रीय दलों की बात करें तो कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता नहीं रहना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के रूप में, चेहरे के रूप में स्थापित हो। ममता बनर्जी से मुलाकात की इसी नजरिए से भी देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी अब केंद्र की राजनीति में बड़ी भूमिका चाहती है। तीसरी बात है कि भाजपा की जो लगातार जीत हो रही है 2024 के बाद से, उसकी चिंता भी एक बड़ी बात है इन लोगों के अंदर। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीट पर रुक गई थी और अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई थी। उस समय विपक्ष काफी उत्साहित था, लेकिन उसके बाद जितने भी बड़े राज्य चुनाव हुए, उसमें भाजपा लगातार मजबूत प्रदर्शन करती गई। और जब पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भी भाजपा सरकार बनाने में सफल हो गई, तो विपक्ष के अंदर चिंता का माहौल बनना स्वाभाविक ही है। राजनीति में हार केवल सीटों की नहीं होती, मनोबल की भी होती है। और यही कारण है कि अब विपक्षी दल एक दूसरे से लगातार संपर्क बढ़ा रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव जी ने अपना कदम सबसे पहले बढ़ाया है, क्योंकि उनको पता है कि ममता जी अब उस लायक शायद नहीं रह गई हैं, काफी डिमोलराइज हो गई हैं, और अखिलेश यादव इसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये भी 2027 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में। अब इसमें देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की भी राजनीति हो सकती है।
आपको याद होगा 2021 का जब चुनाव चल रहा था वेस्ट बंगाल में, तो ममता जी को पीके ने कहा था, प्रशांत किशोर जी ने, कि ममता जी के वोटर जो हैं वो 33% से शुरुआत होते हैं, कि मतलब जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। अब देखिए, कोई ममता जी से मिलने नहीं गया, और जिस राजनेता का इतना बड़ा वोट बैंक हो तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक उनकी चिंता जरूर करेगा, और उस पर मरहम कौन लगाएगा? जो मरहम लगाएगा उनकी चिंता वो लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से ये 33% वाले जो वोटर हैं उनकी भी चिंता इनको बहुत ज्यादा है, इसके लिए ये वहां पे मुलाकात करने के लिए गए। अब इसमें एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है कि विपक्ष अभी भी एकजुट है और अल्पसंख्यक वोट बैंक को अपने साथ बनाए रखना चाहता है। कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुलाकात केवल नेताओं के बीच नहीं बल्कि वोट बैंक के संदेश देने वाली राजनीति है। अब इसमें एक मामला आईपैक का भी आता है, आईपैक और रणनीतिक राजनीति। एक और महत्वपूर्ण पहलू है चुनावी रणनीति की। आईपैक जैसी संस्थाओं ने तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के साथ काम किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद बदलते माहौल में रणनीति और भविष्य की राजनीति पर भी चर्चा हुई हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीति में केवल मंच की बातें नहीं होती, पर्दे के पीछे रणनीति और समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं। देखिए, आईपैक का मामला भी कुछ सबको पता है। आईपैक के ऊपर जो है ईडी और सीबीआई दोनों जो है, मतलब इनका बहुत बड़ा उनके ऊपर नजर है, और इवन ये भाग दौड़ कर रहे हैं, मतलब आईपैक वाले अरेस्ट भी हो गए, और इनका संरक्षण एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस कर रही थी। आपको पता ही होगा, जब ये ईडी वाले गए थे तो तृणमूल वो ममता बनर्जी जी ने फाइल वगैरह सब छीन लिया था। अब कहीं ना कहीं आईपैक से कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस का भी था और सपा का भी था, तो हो सकता है ये अपने आप को बचाने भी गए हों कि भाई देखिए, अब आपकी सरकार तो रही नहीं और आईपैक के पास बहुत सारी जानकारियां होंगी, तो उसके बारे में लेकर के इनकी चर्चा हो सकती है कि कहीं भाई हम ना आ जाएं इस चक्कर में, तो बेहतर ये होगा कि हम किन्हीं ना किन्हीं बहानों से इस मैटर को क्लोज करें। और दूसरी बात, अब छठी बात आती है कांग्रेस पर दबाव की। कांग्रेस में एक ही नेता है, वो है श्री राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी की कितनी राजनीतिक समझ है वो सबको पता है। मुझे लगता है राहुल की राजनीति को अगर छोड़ दे, क्योंकि वो सुनते नहीं है, लेकिन उनसे काफी होशियार जो है अखिलेश यादव जी हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बनाने की एक रणनीति थी कि कांग्रेस को भी मना लिया जाए कि अखिलेश के पक्ष में, और 2027 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है उन्हीं के नेतृत्व में सब लोग लड़े, और आगे के भी इनको इनके हाथ में नेतृत्व दें। देखिए, क्षेत्रीय दल अब यह दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष की राजनीति केवल कांग्रेस के भरोसे नहीं चलेगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता यह संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में क्षेत्रीय दल भी विपक्ष का नेतृत्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह मुलाकात केवल शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति, विपक्षी एकता, वोट बैंक, रणनीति और भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन सभी पहलुओं का बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। अब आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष वास्तव में एकजुट होता है या नहीं, और भाजपा की बढ़ती ताकत का मुकाबला कैसे करता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या यह विपक्ष की मजबूरी है या भविष्य की बड़ी रणनीति? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।